गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अशोक कुमार सेन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 4th हिंदी व्याकरण चैप्टर 2 वर्ण विचार के बारे में स्टडी करेंगे। पहले लेसन में हमने भाषा और व्याकरण में पढ़ा था, उसमें अपने व्याकरण के जो भेद थे वो पढ़े थे। उसमें आया था आपने कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो जो वर्ण विचार था पहला एक प्रकार, उस पर ये लेसन है। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसको बांटा नहीं जा सकता है, वो वर्ण या अक्षर कहलाता है। जैसे ए, उ, क, ख, ये सारे जो है वो वर्ण होते हैं। तो शब्द वर्णों के मेल से ही बनते हैं। यानी शब्द कब बनते हैं? जब वर्णों को आपस में मेल किया जाता है, उन्हें जोड़ा जाता है तो शब्द बनता है। तो शब्द की डिफाइन हो गई, वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। जैसे तकली, तो तय धन ए मिक्स है इसमें, प्लस क धन ए धन ल धन ई, तो ये मिलकर बना तकली, त ए क ए ल ई। ऐसे किरण में है जो क फिर ई र ए ण और ए, ये मिले तो किरण बना। तो ये सारे वर्ण हुए और वर्णों ने मिलकर शब्द का निर्माण कर दिया, एक शब्द बन गया किरण। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में मूल रूप से 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला की विशेषता हो गई कि वर्णों का व्यवस्थित समूह है। यानी व्यवस्थित का मतलब वो व्यवस्थित होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। स्वर ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 हो गए स्वर। और व्यंजन कै से लेकर है तक 33 ये जो है वो व्यंजन होते हैं। और अन्य वर्ण कौन से होते हैं? जैसे अंग, अह, ड़ और ढ, ये होते हैं अन्य वर्ण। ये अन्य वर्ण है अंग, अह, ड़ और ढ। तो ए को छोड़कर सभी स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी स्वर होते हैं 11, उसमें से एक अकेला ऐसा है जिसको में ज़्यादा समय नहीं लगता है और उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। उसको छोड़ दें तो जितने भी स्वर बच गए, यानी बाकी के जो 10 स्वर है उसको उच्चारण में जो समय लगता है वही उनकी मात्रा कहलाती है। तो मात्रा को लिखित रूप में स्वरों के द्वारा नहीं बल्कि उनके लिए निर्धारित चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी मात्रा को लिखते समय कोई अलग से स्वर नहीं आता है बल्कि उनकी एक निर्धारित चिन्ह है, उनसे दर्शाया जाता है। ए को छोड़कर से सभी स्वरों की मात्राएं होती है। ये मात्राएं स्वरों के नीचे दी गई है। जैसे ए की कोई भी मात्रा नहीं है, आ की ये होती है, ई की बड़ाई, उ बड़ाऊ, री ए ऐ, ये सारी मात्राएं हैं, इनसे हमें पहले से परिचित हैं। आगे है वर्ण के प्रकार। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ही नहीं लेनी पड़े उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। यानी वे वर्ण जिनको बोलते समय जो स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलते समय किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों को बोलते समय किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर स्वतंत्र होते हैं। जैसे ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये संख्या में 11 होते हैं। अब स्वरों के भेद दिए हुए हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर होते हैं वो मेन 2 भाग होते हैं उनके। पहला है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को बोलते समय की न्यूनतम मात्रा लगती है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो ह्रस्व का मतलब छोटा है, यानी जिसको बोलते समय कम समय लगे। तो जिन स्वरों को बोलते समय की न्यूनतम मात्रा लगती है, कम समय लगता है, और जो स्वतंत्र होते हैं वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ए ई उ और री, इन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इनको बोलते समय कम समय लगता है। फिर है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलते समय मूल स्वर से 2 गुना समय लगता है या 2 गुनी समय की मात्रा लगती है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी इनको डबल टाइम लगता है ह्रस्व स्वर से, इसलिए ये दीर्घ हो गए। ये स्वर अन्य स्वरों के मिलने से बनते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। तो 7 ये और 4 ये मिलकर हो गए 11। इसके बाद में आता है व्यंजन।
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर अभी हमने पढ़े थे, स्वर में बोलते समय और लिखते समय जो है वो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन जो होता है उनको उच्चारण करते समय बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क जो होता है उसमें ए मिक्स होता है तभी वो क कहलाता है। तो क में स्वर का उच्चारण आ रहा है, ए का क, ए का उच्चारण ख, ए का उच्चारण आ रहा है, यानी स्वर मिक्स है। स्वर के बिना व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब व्यंजनों के भेद 33 कौन कौन से होते हैं? क से लेकर है तक। अब व्यंजन, व्यंजन के 3 प्रकार है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श 25, अंतस्थ 4 और ऊष्म भी 4। तो ये व्यंजनों के भेद दिए हुए हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हुआ जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। नाम से ही है स्पर्श व्यंजन, जो जब बोलते समय उच्चारण करते समय वर्णों को हमारी जीभ जो मुख के किसी भाग से भी स्पर्श हो रही है तो ये सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर संख्या में ये 25 होते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। 25 कौन कौन से है? क्योंकि मुंह में अलग अलग जगह पर स्पर्श करते हैं, ये मिलकर तो सारे स्पर्श व्यंजन है, परंतु इनकी 5 कैटेगरी अलग अलग बना दी गई है। पहला है जैसे क वाली जो पूरी लाइन होती है, क ख ग घ ढ, क वर्ग जो पूरा होता है वो कंठ और जीवा के मध्य भाग पर स्पर्श होता है। यानी ये पूरा जो क वर्ग है इसको बोलते समय जीभ हमारी जो है वो कंठ और कंठ को स्पर्श करती है और जीवा के मध्य भाग का स्पर्श होता है। जीभ बीच में से जो है वो स्पर्श करती है मुंह में, तो इसलिए ये अलग खंड बन गया इसका। च वर्ग जो है यानी च वाली पूरी लाइन जो है उसमें तालु से जीवा के अग्र भाग का स्पर्श होता है, यानी हमारी जीभ जो है उसका आगे का भाग ऊपर तालु के टच होता है, इसलिए इनके अलग कैटेगरी बना दी गई है। फिर ट वर्ग जो होता है ट से लेकर ट ठ ड ढ ण तक, तो उसमें क्या होता है मूर्धा से जीवा के अग्र शिरे का स्पर्श होता है। हमारी जीभ जो है वो मूर्धा से, जीभ का आगे का भाग है वो मूर्धा से स्पर्श होता है। फिर तय वाला जो है तय वर्ग, तय वाली पूरी लाइन न तक, वो दांत से जीवा के अग्र शिरे का स्पर्श होता है, यानी इस लाइन को बोलते समय हमारी जीभ जो है वो दांतों के से स्पर्श होती है, जीभ का आगे का भाग। लास्ट है पै वर्ग जो है, पै वाली लाइन वो ओंठ का ओंठ से स्पर्श होता है, यानी इसको बोलते समय जो है वो हमारे होठ जो होते हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्पर्श व्यंजन थे 25, इनकी 5 कैटेगरी बना दी गई है। फिर होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों में जीभ व मुख के भागों को पूरी तरह नहीं छूती, यानी हमारी जो जीभ है वो मुख को पूरी तरह से नहीं छू पाती है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व, यानी हल्का सा स्पर्श होता है मुंह में कहीं, पूरी तरह से नहीं छूती है, ये अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से श्वास निकलती है, यानी बोलते समय उच्चारण करते समय मुख से श्वास निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी 4 होते हैं, श, 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 है, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त यानी जब 2 व्यंजन आपस में मिल जाते हैं, 2 व्यंजनों को मिलाकर बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, जैसे ये क्ष है, त्र है, ज्ञ है और श्र है। क और श जो षटकोण है ये मिलकर क्ष का निर्माण करते हैं, जैसे कक्ष बना, आधा त और रे मिलकर त्र बनता है, आधा जय और ये मिलकर ज्ञ बनता है, और श शंकर और रे मिलकर जो है वो श्रय बनता है। इसके बाद में है हलंत। हलंत क्या होता है? उच्चारण करते समय यदि व्यंजनों में कोई स्वर मिला होता है तो उस व्यंजन को पूरा मानकर उच्चारण करते हैं तथा लिखते समय हलंत चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। यानी उच्चारण करते समय यदि व्यंजन जो होता है उसमें कोई स्वर मिल गया तो उस व्यंजन को पूरा का पूरा मान लिया जाता है और उच्चारण करते समय या लिखते समय हलंत के चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि किसी व्यंजन के उच्चारण में कोई स्वर सहायता नहीं कर रहा होता है तो उसे आधा व्यंजन माना जाता, समझा जाता है। यानी व्यंजन जो होते हैं वो एक्चुअल में जो है वो आधे ही होते हैं, उनमें जब स्वरों का मेल हो जाता है तब वे पूरे बन जाते हैं। तो अगर किसी व्यंजन में स्वर की सहायता नहीं ली जा रही है तो वो व्यंजन आधा होता है और उसको आधा प्रदर्शित करने के लिए जो है उसके नीचे
हलंत लगाया जाता है। व्यंजन वर्णों को आधा लिखने की जो विधि है, कैसे लिखते हैं? सभी व्यंजन वर्णों में ए स्वर मिला होता है। हमें पता है कि व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से ही बनते हैं, बिना स्वर की सहायता से नहीं बन सकते। तो सब में व्यंजन जो होते हैं कैसे लेकर रहते हैं, उन सब में ए का उच्चारण आ रहा है। ए स्वर को निकाल देने पर प्रत्येक व्यंजन वर्ण आधा रह जाता है। अगर ए का उच्चारण निकाल दें हम तो सारे व्यंजन जो हैं 33 वो सारे आधे हैं। सभी व्यंजन वर्ण स्वतंत्र रूप से आधे लिखे जा सकते हैं, उन्हें आधा लिख सकते हैं हम, लेकिन उसका एक तरीका होता है। जैसे क के नीचे हलंत लगा है, उनके नीचे हलंत लगाना पड़ता है, च के नीचे हलंत। ये अब इनमें स्वर का मेल नहीं है, यानी ए का उच्चारण नहीं आएगा, तो ये सारे आधे हैं और आधा प्रदर्शित करने के लिए हलंत का यूज होता है। व्यंजन वर्णों के नीचे लगी छोटी तिर्यक रेखा जो होती है को हल चिन्ह कहते हैं। संयुक्त शब्दों में व्यंजन वर्णों को आधा लिखने की अलग विधि है। अब अलग अलग विधियां हैं कैसे आधा लिखते हैं। देखो, जिन व्यंजन वर्णों में दाहिनी तरफ खड़ी पाई होती है उन्हें आधा लिखते समय खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे खड़ी पाई का मतलब डंडा, जैसे बग्गी, बग्घी है, ग पूरा होता है तो ग आधा लिखना है तो उसका जो वो है पाई वो हटा दी, यानी डंडा हटा दिया ग का। ऐसे ही कच्चा, तो च आधा लिखा है, च का डंडा हट गया। डब्बा, रस्सी, श का डंडा हट गया। लक्ष्मी, तो संयुक्त व्यंजन श का आधा रूप है ये। अब जिन व्यंजन वर्णों में खड़ी पाई बीच में होती है और उसके दाहिनी तरफ घोड़े की पूंछ जैसा हिस्सा होता है, उस हिस्से को नीचे की तरफ से आधा कम कर दिया जाता है। ऐसे वर्ण केवल क और फ ही है। जैसे पक्का, अब देखो क में पाई होती है, ये डंडा होता है, लेकिन दाहिनी तरफ भी कुछ हिस्सा है और बाईं तरफ भी कुछ हिस्सा है, तो क्या होता है, एक तरफ का जो हिस्सा होता है इसका, ठीक है ना, घोड़े की पूंछ जैसा हिस्सा जो होता है दाहिनी तरफ का, उसे क्या कर दिया जाता है, थोड़ा कम कर दिया जाता है। जैसे पक्का क, देखो क, अब बाईं साइड तो पूरी है, दाहिनी साइड का थोड़ा सा हिस्सा कम कर दिया तो ये आधा लिखा जाता है। ऐसे ही फ, ये क और फ दो ही ऐसे होते हैं जिनको इस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद में है क, च, ट, त और प वर्ग के अंतिम पांचवें व्यंजन वर्णों का आधा रूप उनकी ध्वनि से पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार लगाकर लिखा जाता है। जैसे कंघा, अब चंचल, घंटा, अंत, पंप आदि। अतः ये जो थे ये क, ट, च, त और प, सॉरी हाँ, क, च, ट, त और प के जो पांचवें वर्ण हैं उनको जब आधा लिखते हैं तो उनसे पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार या एक बिंदी लगा दी जाती है। जैसे कंघा, ठीक है, चंचल, घंटा, अंत, पंप आदि। फिर है अगला नियम, नीचे से गोलाई लिए हुए व्यंजन वर्णों में हल चिन्ह लगाकर उनका आधा रूप भी लिखा जाता है। नीचे से गोल होते हैं, जैसे ट होता है तो ट को आधा लिखने का तरीका है उसके नीचे हल चिन्ह लगा दो। बुढ़ा, तो ड आधा है तो हलंत लगा दो। विद्या, द आधा है तो यानी नीचे से जो घूमे हुए होते हैं उनको आधा लिखने का ये तरीका होता है का भी यही तरीका है चिन्ह। व्यंजन वर्ण रे का आधा रूप संयुक्त व्यंजनों में तीन प्रकार से लिखा जाता है। व्यंजन वर्ण रे जो है उसको तीन प्रकार से आधा लिखते हैं। जब आधे रे की ध्वनि दो वर्णों के बीच में सुनाई दे रही है, दो के बीच में अगर रे आ रहा है का उच्चारण आ रहा है तो ई में शिरो रेखा के ऊपर वाले अंश की आकृति में उसका में आधा रे बाद वाले शब्द के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कर्म, धर्म, निर्मल, अर्पण आदि। यानी कर्म, तो रे का उच्चारण दोनों के बीच में आ रहा है तो बाद वाले शब्द के ऊपर जो है वो इस प्रकार से जो बड़ी ई में शिरोरेखा होती है, इसको शिरोरेखा बोलते हैं, ये लगा दी जाती है बाद वाले में। धर्म, रे का उच्चारण बीच में आ रहा है दोनों के तो बाद वाले में के ऊपर जो है वो शिरोरेखा लग जाती है। इस प्रकार होता है। दूसरा तरीका क्या है, जब आधे रे की ध्वनि नीचे गोलाई वाले व्यंजन वर्णों को छोड़कर किसी अन्य व्यंजन वर्ण के साथ चिपके रूप में सुनाई दे तो आधा रे वर्ण की खड़ी पाई के बाईं ओर हल चिन्ह से उलट प्रकार की शक्ल में लगाया जाता है। यानी हल चिन्ह इधर होता है दाहिने भाग में, बाईं साइड में लगा देते हैं तो ये रे बन जाता है। जैसे क्रय,
प्रकार, ग्राम आदि। यानी इसमें क्या होता है, रे का उच्चारण जो है वो उस वर्ण से चिपका हुआ प्रतीत होता है, सुनने में ऐसे लगता है कि उसके चिपका हुआ है, तो इसलिए इसको उसके वर्ण के नीचे लगा दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो दूसरे प्रकार का रे है ये टे और डे के साथ में नहीं लगता है इस तरीके से। फिर है नेक्स्ट है नीचे से गोलाई वाले जो टे डे व्यंजन वर्णों में जो हमने ऊपर 2 नंबर में बताया था, नियम के अनुसार आधे रे की ध्वनि चिपकी हुई सुनाई देती है, तो आधा रे वर्ण की गोलाई के नीचे इस प्रकार, यानी ये एरो दिया हुआ है, ये लगाया जाता है। ये केवल टे और डे के साथ लगाया जाता है, बाकी सबके साथ जो है वो जो हलंत का उल्टा चिन्ह है वो लगाया जाता है। केवल टे और डे के साथ ये लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ड्रम आदि। इनका प्रयोग देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले अंग्रेजी शब्दों में अधिक होता है, अंग्रेजी शब्द होते हैं उनमें। अब है अयोगवा है, किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना बोले जाने वाले वर्ण अयोगवा कहलाते हैं, जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये स्वयं स्वतंत्र नहीं है, इसलिए स्वर नहीं है। वैसे तो बिना सहायता के केवल स्वर बोले जाते हैं, अयोगवा है भी बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन इन्हें स्वर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। चूंकि ये स्वर ध्वनियों के साथ लगकर आते हैं, इसलिए व्यंजन भी नहीं है। इनको व्यंजन भी नहीं कह सकते और स्वर भी नहीं कह सकते। अयोगवा वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार, अंग। अब ये देखो ए तो स्वर है, लेकिन इसके साथ लगकर ही आते हैं ये, तो ये स्वर भी नहीं कह सकते और इनको व्यंजन भी नहीं कह सकते। फिर है अनुनासिक, ऐ, इसमें ये चंद्र बिंदु लग जाती हैं, अह। फिर विसर्ग, विसर्ग में अह का उच्चारण होता है। अब ये 3 प्रकार थे, इनको थोड़ा विस्तार से हम पढ़ेंगे। अनुस्वार, वर्णों के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। वर्णों के ऊपर जो बिंदु लगता है उसे ही अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार के उच्चारण के समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है। इसको बोलने का तरीका है कि जब भी हम कुछ बोलेंगे अनुस्वार लगाकर, तो वो शब्द जो है वो मुख से भी बोला जाएगा और नाक से भी हवा निकलेगी, वायु निकलेगी। कै से पै वर्ग तक के 5वें वर्णों के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कै से पै तक जो 5वें वर्ण होते हैं, क ख ग घ ड़ के ऊपर, च छ ज झ य, तो 5वें वर्ण के ऊपर प्रयुक्त होते हैं। जैसे चंदा, पंच, हंस, तो हैं बोलेंगे तो मुख से भी हवा निकलेगी और नाक से भी निकलेगी, ये इसका तरीका होता है। उसके बाद में है अनुनासिक, चंद्र बिंदु। वर्णों के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु, यानी ये चंद्र बिंदु जो है जो चांद के साथ लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं। इस ध्वनि के उच्चारण के समय भी वायु मुख के साथ हल्की सी नाक से भी निकलती है। मुख से तो निकलती भी है पर हल्की सी नाक से भी निकलती है, जिसे लिखित रूप में चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे आंधी, चांद, हंसना आदि। तो अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग अंतर को समझने के लिए निम्नलिखित शब्दों को हम पढ़ेंगे। कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो यहाँ अनुस्वार का शब्द दिए हुए हैं अनुस्वार के, और यहाँ अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु के। अंधी लिखेंगे तो अनुस्वार लगेगा, आंधी लिखेंगे तो अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगेगा। चंदा लिखेंगे तो अनुस्वार लगेगा, चांद लिखेंगे तो चंद्र बिंदु या अनुनासिक लगेगा। पंच लिखेंगे तो अनुस्वार लगेगा, 5 लिखेंगे तो अनुनासिक, और हंस लिखेंगे तो अनुस्वार है, और हंस लिखेंगे, हंस यानी हंसना, और ये हंस है, ये एक पक्षी है जलीय, और ये है हंस यानी हंसना क्रिया, तो इसके लिए अनुनासिक का प्रयोग होगा। अब लास्ट में है विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण है की तरह होता है, यानी है का उच्चारण लास्ट में आता है, और इसे शब्द के अंतिम वर्ण के साथ इस प्रकार लिखा जाता है, ये डॉट डॉट का साइन लगाकर। जैसे छह है का उच्चारण आना चाहिए, अतः, प्रायः, पुनः आदि। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 जो था वर्ण विचार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। आप इस लेसन को अपनी बुक में अच्छे से स्टडी कीजिए और फिर इस
लेसन से रिलेटेड जो भी बुक पार्ट है वो अपनी बुक में कंप्लीट कीजिए। इसका जो भी रिटर्न वर्क है, नोटबुक पार्ट जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।